बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग अपना पहला चैप्टर जो है शुरू करना चाह रहे हैं। ये हमारा जो आईएचटी का चैप्टर है, ये दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू अपना रीड एंड कंप्लीट। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम का फॉर्मेट देखा था और थोड़ा सा अपना सिलेबस का पूरा ओवरव्यू लिया था। उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक इंडिविजुअल के ऊपर कई तरह के टैक्सेस लग सकते हैं, जिसमें से एक इनहेरिटेंस टैक्स भी है। तो हम जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना आज बेटे, वो इनहेरिटेंस टैक्स है। उसकी वजह क्या है, कई दफ़ा टीचर जो हैं वो बड़े वाले चैप्टर्स वगैरह से शुरू करवाते हैं, जिस तरह इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेशन टैक्स है। स्पेशली इनकम टैक्स से अमूमी तौर पर शुरू कराया जा सकता है, लेकिन आईएचटी से मैं इसलिए बेहतर समझता हूँ इसको शुरू करवाना, क्योंकि मेरे नज़दीक आईएचटी जो है ना, ये थोड़ा सा अनरिलेटेड है टू अदर टैक्सेस। ठीक है, इंडिपेंडेंट किस्म का टैक्स है। जिस तरह आप लोगों का सेल्स टैक्स था, आप लोगों ने वो F3 FFA के दौर के अंदर, बल्कि उससे पहले FA1 के दौर में ही पढ़ लिया हुआ था। तो जब आपने वो पढ़ा था तो आपको बाकी सारे टैक्स के निज़ाम की एज सच समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह बेटे इनहेरिटेंस टैक्स भी जो है, ये भी काफ़ी हद तक आइसोलेटेड एक चैप्टर है, इसलिए इसको मैनेज किया जा सकता है अलहदा से भी पढ़ के। अच्छा, इनहेरिटेंस टैक्स बेटे, जिस तरह नाम सजेस्ट कर रहा है, ये वो टैक्स है जो किसी की डेथ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर वरसा के अंदर इनहेरिटेंस आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं हर दफ़ा स्टूडेंट से कहता हूँ, चूँकि मैं अमूमी तौर पे कैप्लन को इस्तेमाल करता हूँ और कैप्लन के अंदर हर जो चैप्टर है उससे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मेनली मैं कैप्लन पे इसलिए फोकस करता हूँ, इट इज़ एन अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, जो एक अप्रूव्ड लर्निंग टेक्स्ट है इनका। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हाई स्कोर्स आएँ, तो बेहतर है कि बेटे जो इनके अप्रूव्ड जो लर्निंग टेक्स्ट्स हैं, इनके मुताबिक आप लोग तैयारी करें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा मवाद होता है, लेकिन यह कि मार्क्स में भी फिर कमी नहीं होती। और हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हम लोग 100% ही अचीव करें। 100% बेटे आप अपना टारगेट बनाओगे तो फिर पास होने की टेंशन नहीं रहेगी, वरना हर वक्त पास होने ही की टेंशन रहेगी। एंड याद रखें, टैक्स इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पेपर्स जिसके अंदर आप हकीकी मायनों के अंदर 100% स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली इस लेवल के ऊपर, TX के लेवल के ऊपर। चलें जी, अब आईएचटी के अंदर हम लोग सबसे पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लें। मैंने आप लोगों को, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से हैं, मैं उनको हमेशा बताता था कि कैप्लन जो है वो अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ACCA के सिलेबस के मुताबिक। अगर आप इसको पढ़ लो और अगर आपको रिवीजन करनी हो, और मैं बच्चों से कहता हूँ सिर्फ आप एक दफ़ा ये पहला पेज खोलो चैप्टर का और देखो कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो फिर बेटे फालतू में वक्त ज़ाया ना करें, चैप्टर मत पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर आप चाहते ही हैं चैप्टर को खोलना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको कर लें। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इट्स गोइंग टू बी वे टू मच ऑफ अ बॉदर विद वेरी लेस रिटर्न। ठीक है जी। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, दैट इज इट। तो मैं भी अपने लेक्चर्स को ना इन्हीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के गिर्द ही रोटेट करता हूँ। उसके अलावा की जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है मैं बुक से भी पढ़ा दूँ, हो सकता है मैं अपनी तरफ से भी आपको बता दूँ। उसके अलावा की जो भी चीज़ें बुक में लिखी होंगी, वो सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए लिखी होंगी। चलें जी, तो सबसे पहले तो याद रखेगा कि टैक्स जो है ना बेटे, ये इंसानों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? या इंसानों पर या कंपनीज पर। ये हम लोगों ने ओवरव्यू के अंदर भी पढ़ा था कि दो तरह के लोगों को टैक्स देना होता है, या इंडिविजुअल्स को, यानी कि लोगों को, इंसानों को, या कंपनीज को। उनके कंपनी को भी हम लोग टैक्स की जुबान के अंदर एक पर्सन के तौर पे ट्रीट करते हैं। किसके तौर पे ट्रीट करते हैं? लेकिन बेटे हर इंसान पे टैक्स नहीं पड़ता, हर इंसान पे टैक्स नहीं पड़ता। जिस शख्स पे टैक्स पड़ता होगा उसको हम कहेंगे ये चार्जेबल पर्सन है। क्या है? तो आपने टैक्स के अंदर हमेशा इस चीज की भी पहचान रखनी है कि ये जो शख्स कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इस शख्स पे टैक्स पड़ता भी है या नहीं। क्योंकि जो शख्स चार्जेबल पर्सन नहीं होगा, वो चाहे जो मर्जी करे उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, और जो शख्स चार्जेबल पर्सन होगा, वो जो भी कमाई लेके आएगा उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा और कौन सा ऐसा शख्स है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। ब्रीफ सा आपको एक असूल बता देता हूं, ब्रीफ सा असूल, उसकी डिटेल हम लोग इंशाल्लाह जाके आगे पढ़ेंगे। कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं यूके का। किसका? यूनाइटेड किंगडम का हम लोग टैक्स पढ़ रहे हैं। तो जो भी शख्स यूके का रेजिडेंट होगा, क्या होगा? यूके का, उस पर टैक्स पड़ेगा। जो शख्स यूके का रेजिडेंट नहीं होगा उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, क्योंकि हम यूके के टैक्स की बात कर रहे हैं। तो वो शख्स जिस मुल्क का रेजिडेंट होगा उसके ऊपर उस मुल्क का टैक्स लगेगा। अच्छा जी। सेकेंडली, लेकिन अभी इसके अंदर कई और असूल हैं जो हम लोग देखेंगे। सेकेंडली यहां पे कह रहे हैं अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आईएचटी का मतलब है इनहेरिटेंस टैक्स, और इनहेरिटेंस वरासत को कहते हैं। और वरासत का मामला बेटे तब आता है व्हेन वन पार्टी डाइज एंड द अदर पार्टी इनहेरिट्स द एसेट्स ऑफ दैट पार्टी। ठीक है।
तो वो जो एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, टैक्स लगता है उस ट्रांसफर की चार्जेबल वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर? चार्जेबल वैल्यू के ऊपर। तो अब हम लोगों ने सेकंड चीज, पहले तो हमने देख लिया कि चार्जेबल पर्सन है भी कि नहीं। सेकंड चीज हमने ये देखनी है कि कितनी अमाउंट पर टैक्स लगना है। मिसाल के तौर पे मुझे अपने वालिद साहब से इनहेरिटेंस के अंदर मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो सबसे पहले तो हुकूमत ये देखेगी कि ज़ुहैब राशिद चार्जेबल पर्सन है भी या नहीं, या मेरे वालिद साहब जिनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो चार्जेबल पर्सन हैं या नहीं। सेकंड चीज वो ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है ये भी चार्जेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, इसको हम कहते हैं ये चार्जेबल ट्रांसफर भी है या नहीं। फिर तीसरी चीज वो ये देखेंगे कि ये जो चार्जेबल ट्रांसफर है इसकी कितनी अमाउंट चार्जेबल है। क्या पूरा 5 करोड़ जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, या 5 करोड़ से कुछ अमाउंट जो है वो माफ है, या 5 करोड़ की कुछ खास हिस्से हैं जिन पे टैक्स लगना है और कुछ खास हिस्सों पे टैक्स नहीं लगना। तो ये मुख्तलिफ तरह की चीजें आ जाती हैं। पहले चार्जेबल पर्सन कौन है, सेकंड चार्जेबल ट्रांसफर क्या है, थर्ड चार्जेबल ट्रांसफर की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर क्या है। ये वैल्यू ऑफ ट्रांसफर मैं आपको एक ब्रीफ सी मिसाल में समझा दूंगा। यहां पे हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जो थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, डिमिनिशन इन वैल्यू। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये एक बेसिक लॉ बता रहा हूं, अभी जाके हम लोगों ने डिटेल में भी पढ़ना है। एक है कि आप कहते हो कि सर ये 6 ग्लासों का सेट है। क्या है? हम लोग ग्लासेस होते हैं ना, ये पीने वाले टम्बलर्स का 6 ग्लासेस का या 12 ग्लासेस का सेट है। आपने कभी देखा होगा कि अगर घर में कोई एक भी ग्लास टूट जाए तो अम्मी हमारा सर तोड़ने पे आ जाती हैं। वजह क्या होती है? आप कहते हो कि अम्मी अभी भी 11 ग्लास पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए? या अम्मी कहती हैं तुमने मेरा सेट खराब कर दिया। क्या कर दिया? सेट खराब कर दिया। तो द प्रॉब्लम इज कि मसला ये नहीं है कि ग्लास और नहीं पड़े हुए, मसला ये है कि वो एज अ सेट जो है ना उसकी वैल्यू और थी और अकेले के अंदर उसकी वैल्यू और है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह अगर आप किसी को कोई ईयररिंग्स का कोई सेट लेके देते हो, 2 चाहिए ना कम से कम, दोनों कानों में पहननी है। अगर एक ईयररिंग की वैल्यू, गौर से सुनना, एक ईयररिंग की वैल्यू 2 लाख है, कितने की है? तो अब आपको दोनों का लगता है कि 4 लाख होगी। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, दोनों की मिला के सेट की वैल्यू 4 लाख है। अगर इसमें से एक गुम जाए तो कोई शख्स एक पहनता है, मर्द शायद पहन लेते हो, वो थोड़ा सा कोई जो ज्यादा ही अपनी तरफ से कोई बदमाशी टाइप सा कोई फैशन करना चाह रहे हो, लेकिन खवातीन तो आमतौर पे 2 ही पहनती हैं। वो कहेंगी एक का मैंने क्या करना है, सॉरी, हाँ अच्छा आइडिया है। द प्रॉब्लम इज कि ये जो एक वाली चीज है ना उसको फिर वो बार्गेन करवाएंगे, वो कहेंगे नहीं एक नहीं। इसी तरह जूतियां हैं, आप मुझे बताओ कि एक जूती कोई खरीदता है जाके? नहीं, एक जूती नहीं खरीदते। इसीलिए सेट है, सेट की फर्ज करो आपने एक बड़ा अच्छे से ड्रेस शूज़ हैं, 30,000 के वो ड्रेस शूज़ हैं, आप 30,000 के ड्रेस शूज़ खरीदने जाते हो, वो एक आपको कहता है कि सर ये जो है ना ड्रेस शू मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ 15,000 में। वो आप कहते हो ये क्यों 15,000 में आप दे रहे हो? कहते हैं इसमें एक गायब है। क्या एक गायब? आप कहोगे यार एक गायब है तो मैंने 15,000 का एक क्या करना है? कहता ले लो यार 15,000 में। ना यार 10,000 में ले लो ना, मैंने एक का क्या करना है भाई, एक का फायदा ही कोई नहीं। इसी तरह आपकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर हम एग्जांपल देते हैं कि ये बेटे मेन रोड है, ये मेन रोड है और ये प्रॉपर्टी लगी हुई है आपकी, ये प्रॉपर्टी है। ये पूरी प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 10 कनाल है। कितनी है? 10 कनाल है। इस प्रॉपर्टी की एक्सेस है मेन रोड के साथ और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 कनाल की वैल्यू मिसाल के तौर पे बेटे 1 बिलियन है। ठीक है जी, 1 अरब रुपए है। लेकिन अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर इतना हिस्सा प्रॉपर्टी का, या चलें इतना हिस्सा, हाफ हिस्सा प्रॉपर्टी का इनहेरिट कर लेता है, आ रही है बात समझ? लेकिन आधा यूं नहीं किया उन्होंने, आधा उन्होंने किस तरह से किया? यूं। तो अब इस वाले आधे को पूरी रोड की एक्सेस मिलेगी, मिलेगी, और इस वाले आधे को रोड की एक्सेस, इसको इस भाई से इजाजतें लेनी पड़ेंगी, यार मुझे कोई राइट ऑफ पैसेज दो, कोई राइट ऑफ वे दो, कुछ ना कुछ दो, ठीक है, इससे खरीदना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी वाली ज्यादा महंगी होगी? नीचे वाली, जिसकी रोड की एक्सेस है। तो अगर फर्ज करो मैं, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कोई एक जो है शख्स जो है वो कहता है कि जी मैं ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ भाई, 5 कनाल ही मैंने भी लिया है, 5 ही कनाल मैंने अपने भाई को भी दिया या अपनी बहन को भी दिया है, तो हमने तो बराबरी रखी है। क्या रखी है? ये बराबरी नहीं है।
वो कहेंगे कि भाई बराबरी ये होगी, लेट्स सी कि वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कितनी हुई है। कहेंगे जी वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ये कि टोटल वैल्यू कितनी थी, 1 बिलियन थी। 1 बिलियन के बाद वो ये कहेंगे कि इतनी आपने ले ली, ट्रांसफर हो गई, हो गई। ये जो बची है इसकी वैल्यू जाके जरा मार्केट में पता करेंगे कितनी है। उनको पता चलता है जो बची है ना उसकी मार्केट में वैल्यू 10 करोड़ है। कितनी है बोलो भाई? यानी कि ऊपर था 100 करोड़, 1 बिलियन, और बची कितनी टोटल, 10 करोड़। तो वैल्यू कितनी हुई है, लेस कितनी हुई है, ये है वैल्यू के ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, ये है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। इसको हम कहते हैं डिमिनिशन वैल्यू। क्या कहते हैं? डिमिनिशन कॉन्सेप्ट, डिमिनिशन इन वैल्यू। डिमिनिशन का मतलब है वैल्यू में कमी। क्या कहते हैं हम इसको? तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि ट्रांसफर की वैल्यू क्या है, तो एक बेसिक तरीन रूल जो इनहेरिटेंस में इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है डिमिनिशन इन वैल्यू का रूल। किसका रूल? इसको हम कहते हैं डिमिनिशन इन वैल्यू। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ट्रांसफर कितने में हुआ, हम ये देखेंगे बचा कितना, वैल्यू कितने से कम हुई, वैल्यू कितने से कम हुई। जितने से कम हुई हम कहेंगे इतने की वैल्यू ट्रांसफर हो गई। ये है डिमिनिशन इन वैल्यू का रूल। ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स हैं, आगे जाके हम लोग इसको देखते चले जाएंगे। अभी शायद आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन आगे जाके ट्रिकी होता चला जाएगा। आगे जाके आपको पता चलेगा हर दफा जिस वक्त ट्रांसफर होगी किसी एक ही प्रॉपर्टी से कोई ना कोई वैल्यू, हर अगली दफा हो सकता है उसकी वैल्यू कम से कम तर होती चली जाए, बावजूद इसके कि सेम साइज ऑफ प्रॉपर्टी बट रहा है, लेकिन हर दफा रिमेनिंग वाली की वैल्यू प्रोपोर्शन से भी कम होती चली जाएगी, उससे भी कम होती चली जाएगी। वजह क्या है कि सेट खराब से खराब होता चला जा रहा है। क्या खराब से खराब होता चला जा रहा है? सेट जो है ना वैल्यू का, जो सिनर्जी का इफेक्ट था उसका आपस में, वो खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हो सकता है कि अलहदा अलहदा पुर्जे गाड़ी के, वो फर्ज करो कि पूरी पूरी गाड़ी के 2018 के अंदर हम लोगों ने एक सर्वे किया और वो पाक व्हील्स वालों के साथ भी एक पूरा पूरा सर्वे निकला हुआ था कि 2018 के अंदर जो बेटे आपकी सुजुकी मेहरान थी ना, उसकी जो ब्रांड न्यू आखिरी दफ़ा 2018 में गालबन बिकी है, ब्रांड न्यू की प्राइस थी तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उसको खुद से बनाना चाहते, क्या करना चाहते, मार्केट से जाके आप पुर्जे सारे के सारे उसके खरीदते और खुद से गाड़ी बनवाते हो, 2.5 लाख में बन जाती थी। कितने में? कितने में बच्चों? 2.5 लाख के पुर्जे हैं। लेकिन वो 2.5 लाख के पुर्जे जिस वक्त आपस में जोड़े जाते हैं उनका एक फंक्शनिंग पर्पस बन जाता है, तो वो कितने के बन जाते थे वैल्यू? 12-12.5 लाख की। तो इसका मतलब है कि अगर उसके कुछ मेजर पुर्जे उसमें से निकल जाएं तो उसकी वैल्यू एकदम से क्या हो जाती है? कम। तो जितने से वैल्यू कम हुई होती है ना, हम कहते हैं इतने की वैल्यू ट्रांसफर हुई है। चलिए जी, बहरहाल नेक्स्ट स्टेप वो क्या कह रहा है यहां पे, एक आगे वो कहते हैं जी डेमोन्स्ट्रेट द 7-year accumulation principle taking into account changes in the level of the nil rate band। ये nil rate band क्या है और 7-year accumulation principle क्या है, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चे, हर दफा हर ट्रांसफर जो है ना वो चार्जेबल नहीं होती। कुछ ट्रांसफर ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, एग्जेम्प्ट होती हैं। कुछ इस तरह की ट्रांसफर्स होती हैं। कुछ ऐसी ट्रांसफर्स होती हैं जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट होती हैं। क्या होती हैं जी? हाँ, पोटेंशियली। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, कुछ ट्रांसफर्स ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, यानी कि जो भी ट्रांसफर हुई थी ये टैक्स से माफ है। कुछ ऐसी ट्रांसफर्स होती हैं जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर्स होती हैं, इनको हम कहते हैं पेट्स। क्या कहते हैं? और कुछ ऐसी ट्रांसफर्स होती हैं जो कि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स होती हैं। क्या होती हैं? ऐसी ट्रांसफर्स जो आपने लाइफ में की, किसमें की? लाइफ में की, और वो ट्रांसफर होगी। क्योंकि देखो ये भी हो सकता है कि कोई लोग अपनी लाइफ ही में अपनी विरासत बांट दें, फौत होने का इंतजार ना करें। और कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डेथ एस्टेट में आती हैं। किस में आती हैं? डेथ स्टेट में आती है। ये मौत के वक्त बांटी जाती है, ठीक है जी। तो जो लाइफ के अंदर बांटी जाती है ना ट्रांसफर्स, उन ट्रांसफर्स के अंदर कुछ ट्रांसफर्स बेटे एग्जेम्प्ट भी हो सकती हैं, कुछ ट्रांसफर्स पोटेंशियली एग्जेम्प्ट भी हो सकती हैं, और कुछ ट्रांसफर्स चार्जेबल भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? पोटेंशियली एग्जेम्प्ट का मतलब है हो सकता है ये चार्ज हो जाए, हो सकता है ये चार्ज ना हो। अभी हम पढ़ेंगे क्या उसमें पोटेंशियल वाला असूल है। उसमें ये 7 year वाला जो है ना अक्यूमुलेशन प्रिंसिपल आता है।
कि अगर तो फर्ज करो मेरे वाले साहब ने अपनी जिंदगी ही के अंदर अपने कोई एसेट्स मेरे नाम पे कर दिए होते, उसके बाद वो 7 years जिंदा रहते, तो ये ट्रांसफर एग्जेम्प्ट हो जानी थी। क्या हो जानी थी? लेकिन जिस वक्त उन्होंने की ट्रांसफर, उस वक्त तो नहीं ना पता कि अभी जिंदा रहेंगे या नहीं, ठीक है जी। तो अभी ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट है। क्या है? अगर 7 years जिंदा रहे तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अगर 7 years जिंदा नहीं रहे तो क्या हो जाएगी? चार्जेबल। क्या हो जाएगी? इसी तरह बेटे CLT है, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। ऐसी ट्रांसफर होती है को जिस वक्त आप वो ट्रांसफर लाइफ टाइम में भी कर दो तो वो उसी वक्त चार्जेबल होती है। क्या होती है? उसी वक्त चार्जेबल होती है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। फिर वो आगे कहता है जी, अंडरस्टैंड द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ लाइफ टाइम ट्रांसफर्स एंड कंप्यूट द रेलेवेंट लायबिलिटीज। याद रखना, जिस वक्त आप लोग लाइफ टाइम के अंदर ट्रांसफर्स करते हो, क्या करते हो, उसकी हम कैलकुलेशंस अलहदा से करते हैं। जिस वक्त कोई शख्स फौत हो जाता है फिर उसकी कैलकुलेशंस हम लोग अलहदा से करते हैं। आ गई बात समझ? हाँ जी। वो कहता है जी, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द रेजिडेंस नील वैल्यू। एनीवे, ये सारे सारे पॉइंट्स हैं जिसको अभी हम लोग बाद में जाकर देखेंगे। ऐसी चीजें जिसको हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ना चाहेंगे। ये है बेटे आप लोगों के चैप्टर का फ्लो चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हमारे पास है IHT का पूरा फ्रेमवर्क। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि जी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा समझा दिया है। चार्जेबल प्रॉपर्टीज हम किस किस को कहते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स लगता है, और चार्जेबल पर्सन हम किसे कहते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हम लोग कहते हैं ये टैक्स कब कब लगता है। लाइफ टाइम में भी लग सकता है, डेथ पर भी लग सकता है। फिर हम पहले बात करेंगे लाइफ टाइम की। लाइफ टाइम में हमारे पास कुछ ट्रांसफर्स क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। कुछ ट्रांसफर्स पोटेंशियली एग्जेम्प्ट होती हैं। अभी एग्जेम्प्ट नहीं है लेकिन हो सकता है एग्जेम्प्ट हो जाएं। हम यहां पर ना उल्टा असूल लेके चलते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम लोग कहते हैं हम इसको एग्जेम्प्ट ही के तौर पे ट्रीट करेंगे अनलेस एंड अंटिल बंदा 7 साल के अंदर फौत हो गया, फिर हम कहेंगे चार्जेबल है। क्या है? हाँ, तो हम करते क्या है, हम इसका ना चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करके रख लेते हैं। क्या करके रख लेते हैं? चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करके रख लेते हैं, लेकिन टैक्स नहीं पे करते अनलेस एंड अंटिल वो शख्स क्या हो जाए, 7 साल के अंदर फौत हो जाए, फिर टैक्स पे किया जाता है। और कुछ होती है चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स। क्या होती है? ये जैसे ही ट्रांसफर होगी उसी वक्त बेटे इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ सा सोल बता देता हूं। एग्जेम्प्ट तो एग्जेम्प्ट है, इस पे तो लगना ही नहीं। पेट क्या होता है, इसको हम कहते हैं जी, ये होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स। और CLTs होता है ट्रांसफर टू ट्रस्ट, ट्रांसफर टू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रस्ट तो कोई चैरिटी को नहीं कहते। नहीं, ये वाले ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, ये एक और ट्रस्ट है। अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं कौन सा ट्रस्ट है। आप लोगों ने कंपनीज के बारे में तो पढ़ा है ना, कंपनीज के बारे में। अभी हम लोग ट्रस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या होती है। कंपनीज को हमने कहा था कि कंपनीज इस तरह होती है जिस तरह एक अलहदा से इंसान है। हम लोग उसके हिस्से कर लेते हैं ओनरशिप के, और उसके हिस्सेदारों को हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। अब कंपनी को हम एक अलहदा इंसान के तौर पर ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। उसका ओरिजिनल शेयर होल्डर अगर दुनिया से चला भी जाए तो कंपनी कायम दायम रहती है। ऐसा ही इसी तरह बेटे ट्रस्ट्स भी होते हैं। ट्रस्ट का नाम आते ही दिमाग में इंसान के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। क्या आती हैं? लेकिन नॉट ऑल ट्रस्ट्स आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ट्रस्ट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चलता है, जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज होल्डिंग कंपनीज। एज व्हाट? हाँ, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो कि भाई मैं अपने नाम पे माल नहीं रखना चाहता, मैं ट्रस्ट के माल के ऊपर नाम रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये माल मैं अपनी औलाद को दे दूँ, लेकिन औलाद अभी बहुत छोटी है। क्या है? औलाद अभी बहुत छोटी है, तो वो खुद से उसको संभाल नहीं सकते। आप मुझे एक बात बताओ कि कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो अगर आप नोट करो इस चीज को, अगर हम यहां पे इसको बना लें, ट्रस्ट के बारे में जरा बात कर लेते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है।
कंपनीज के अंदर आप लोगों को पता है बेटे कि कंपनी के केस के अंदर जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल जो है या इक्विटी आप जिसको कहते हो वो इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में। किसमें? या आपकी कंपनी। कंपनी को कौन चला रहा होता है? हाँ जी, कंपनी को चला रहा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसे ही है? हाँ जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना इसकी टेक केयर कर रहे होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इन द एंड इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि शेयर होल्डर्स को इसका रिटर्न जाता रहे। ऐसा ही है ना? शेयर होल्डर्स के अलावा भी कई और स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनका ख्याल रखा जाए। एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है जी, एनवायरनमेंट हो सकती है, कई कई चीज़ें हो सकती हैं। चलें जी, तो कंपनीज के केस में क्या है? कंपनी है शेयर होल्डर्स की, शेयर होल्डर्स अपनी इक्विटी डालते हैं कंपनी में और किसके हवाले कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चलाते हैं शेयर होल्डर्स की ख्वाहिश के मुताबिक, और फिर उसका फायदा शेयर होल्डर्स को भी देते हैं और सर्विसेज एंड गुड्स बाकी के स्टेक होल्डर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, और कई तरह के फायदे बाकी भी स्टेक होल्डर्स को मिलते हैं, जॉब्स मिलती हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। चलें जी, ट्रस्ट के केस के अंदर अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट के केस में सिमिलर कहानी हो रही होती है, लेकिन वो सिमिलर कहानी क्या है? ट्रस्ट के केस में ना बेटे आपके पास होते हैं डोनर्स। क्या होते हैं? डोनर्स। डोनर्स वो होते हैं जो एक तरह की डोनेशन देते हैं। क्या देते हैं? डोनेशन देते हैं। किसको देते हैं? ट्रस्ट को। डोनर फर्ज करो मैं हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं आगे अपने बच्चों को ये पैसे दे दूं, लेकिन बच्चे जो है बेटे वो अभी यंग हैं, ठीक है ना, लीगल नहीं है, बहुत छोटे हैं। फर्ज करो जी कि वो अंडर 18 है, ठीक है जी, अंडर 18 है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक लीगली मैच्योर नहीं हुए, फाइनेंशियली मैच्योर नहीं हुए, ठीक है, जिस वक्त ये पढ़ लिख जाएंगे, सारा कुछ कर जाएंगे, फिर ये चीज़ें इनके हवाले हो जानी चाहिए। ये है बेनिफिशरीज। क्या है? मिसाल के तौर पे ये जो मिस्टर जी है ना, अपनी मिसाल कहते हुए बंदे को डर लगता है, लेकिन ये चलो जो भी हैं, इनको डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाईजान अब ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या नहीं है? ज़्यादा टाइम नहीं है, तो गेट योर अफेयर्स इन ऑर्डर। ये ना, हाँ, अपने मामलात को जो है वो सुधार लें, तौबा ताइब भी हो जाएं, और अपने ज़िंदगी के मामलात भी जो है वो क्या करते हैं? सुधार लें। तो ये शख्स कहता है कि यार मेरे पास कई कंपनीज़ के शेयर्स हैं, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़र्ज़ करो कोई और भी चीज़ें हैं। अब अगर मैं वो चीज़ें अभी बच्चों के हवाले कर देता हूँ तो हो सकता है इनको कोई एक्सप्लॉइट करे, ठीक है, कोई बड़ा जो है वो इनको धोखा दे दे, चीज़ें बिकवा दे, कुछ भी कर दे, तो मैं बच्चों को अभी ये चीज़ें हवाले नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी हो सकता है, देखो बाहर के मुल्कों की बात हो रही है, वैसे तो पाकिस्तान की बात हो रही है, कि ये जो भाईजान है, इसलिए मैं अपने आप को इस मिसाल से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये जो भाईजान है इनकी कोई और भी बेगम हो, ठीक है जी, इनकी वाइफ नंबर 2 हो, नहीं वाइफ नंबर 1 पिक्चर में नहीं है। ये चाहता है कि इसका भी ख्याल हो, लेकिन इसको ये है कि यार जिंदगी के बाद जो मामलात है वो इनके हवाले हो जाए, ठीक है, जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक इसका भी फायदा हो जाए, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो फिर इनके हवाले जो है मामलात हो जाए। हो सकता है कि जी वाइफ नंबर 2 भी इन साहब के जाने के बाद अपना ब्याह खड़काल है, ठीक है, तो ही डज नॉट वांट दोस शेयर्स टू गो टू द नेक्स्ट हस्बैंड और हिज चिल्ड्रन, ही वांट्स देम टू गो टू हिज ओन चिल्ड्रन। तो ये क्या करता है, यहां पर एक ट्रस्ट बनाता है, और वो चीजें अपने एसेट सारे के सारे किसके हवाले करता है? ट्रस्ट के हवाले ट्रांसफर कर देता है।
अब जिस वक्त ट्रस्ट को ट्रांसफर करता है तो ट्रस्ट में भी एक बोर्ड होता है, उसको वो कहता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। क्या कहता है? ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है ना, इस ट्रस्ट को चलाते हैं, उन एसेट्स को चलाते हैं। उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में खुद भी हो सकता है, वो खुद भी हो सकता है, उसके कोई कैपेबल किस्म के जानने वाले भी हो सकते हैं, उसकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है जी, कोई भी हो सकता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर, और वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और उसको मैनेज करके कोशिश करते हैं कि उनके एसेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, वो एक तरह का आप समझ लो कि एक एसेट्स की एक कलेक्शन बन जाती है। फिर उस एसेट्स को कई जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, कई कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हैं, कई बिजनेसेस चला लेते हैं। कोशिश उनकी होती है कि ये ट्रस्ट फंड जो है ये बड़े से बड़ा होता चला जाए। बाय द टाइम दीज चिल्ड्रन बिकम ऑफ एज, जिस वक्त ये एज पे पहुंच जाए तब तक ये ट्रस्ट फंड जहां से शुरू हुआ था वहां से बहुत आगे निकल जाए, ये इनकी कोशिश होती है। तो अब आप मुझे बताओ, ये कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई? नहीं, ये नॉन प्रॉफिट नहीं है। आ रही है बात समझ? लेकिन बात ये है कि इस भाई ने इन पर ट्रस्ट करके इनके हवाले कह दिया कि यार ये लोग, ये खुद नहीं बिजनेस होते, ये खुद बिजनेस नहीं है, लेकिन ये मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ना, ये इस चीज के जिम्मेदार होते हैं कि ये इनका ख्याल रखें। जिस वक्त ये ऑफ एज हो जाएंगे, या मिसाल के तौर पे फर्ज करो मैंने कुछ शराइत रखवाई होती हैं, मैं कहता हूं मेरा वो बच्चा जो फर्ज करो ये दीनी पढ़ाई कर ले या फिर ये काम कर ले, उसको तुमने सिर्फ ये एसेट देने हैं, या जिस वक्त वो शादीशुदा हो जाए तब तुमने उनको ये एसेट देना है, उससे पहले नहीं। तो जो भी शराइत मैंने इनको बताई होती हैं, जब तक वो शराइत इन पे पूरी नहीं होंगी वो एसेट्स इनके हवाले नहीं करते, बस वो इन एसेट्स के रखवाले बन के बैठे रहते हैं। वो एसेट्स इधर रहते हैं और ये उसके रखवाले होते हैं। आ रही है ना बात समझ? दिस इज व्हाट हैपेंस। ये है आपका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड ट्रस्ट्स। चलें जी, अब जरा वापस आते हैं अपने उस पेज के ऊपर। तो जो आपकी चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स होती है ना बेटे, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होती हैं जो आप किसको करो? ट्रस्ट को करो। किसको करो? ट्रस्ट के अलावा अगर किसी आम इंसान को बेटे आप कोई चीज ट्रांसफर करते हो डायरेक्टली, बीच में ट्रस्ट नहीं डालते, क्या नहीं डालते, तो उस तरह की ट्रांसफर को हम कहते हैं पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। उस पर टैक्स तब तक नहीं चार्ज होगा जब तक कि ट्रांसफर करने वाला शख्स 7 साल के अंदर ना फौत हो जाए। ठीक है जी? तो परेशान हो गया। चलो जी, बहरहाल अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो एक ओवरव्यू है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि भाई वो शख्स जो है वो दुनिया से प्यारा हो गया, अपने खालिक की हकीकी से जा मिला, तो इस वाले केस के अंदर अब उसकी डेथ एस्टेट कैलकुलेट होगी। क्या कैलकुलेट होगी जी? डेथ एस्टेट। देखा यह जाएगा कि डेथ के ऊपर इसके पास टोटल एसेट्स कितने थे, उसमें से क्या कोई लाइबिलिटीज रहती थी, अगर लाइबिलिटीज रहती थी तो उनको पहले पे ऑफ किया जाएगा, तो नेट एसेट्स बचेंगे। क्या बचेंगे? याद है ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। पहले लाइबिलिटीज बेटे पे ऑफ होंगी तो बचेंगे नेट एसेट्स। अब इन नेट एसेट्स पर बेटे हम लोग टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंड इट इज ऑलमोस्ट 40%। कितना होता है? हाँ, शुक्र करो तुम लोग इंग्लैंड में नहीं रहते। ठीक है जी, हाँ, मरने पे भी 40% टैक्स लगेगा। तो 40% टैक्स, वो उसमें मुर्दे को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, उस पर भी लगेगा। अच्छा, ये तो है टैक्स का लगना। टैक्स चार्ज हो रहा है, जितना भी माल बचा है उसके ऊपर 40% टैक्स चार्ज हो रहा है। लाइफ टाइम में कितना टैक्स है उसमें भी मिलता जुलता टैक्स है, अभी हम लोग बाद में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पेमेंट कब होगी ये अलग बातें हैं। ठीक है, पेमेंट जो है, एक है टैक्स का चार्ज होना कि टैक्स लग गया, पे कब करना है उसकी डेट्स वगैरह जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ बेटे इन सारे असूलों को जहन में रखते हुए हम लोग साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग सीखेंगे। टैक्स प्लानिंग क्या है कि अगर आपका कोई क्लाइंट है, हम उसको सही मशवरा दे पाएं असूलों को जहन में रखते हुए कि भाई आपको ये ट्रांसफर करनी चाहिए है या नहीं, अभी कर दो। कई दफ़ा मिसाल के तौर पर हमें लग रहा होता है कि यार वो कहता है कि इस एसेट का मेरे पास कोई यूज़ नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि यार इसको अभी ट्रांसफर कर दो आगे औलाद को, ताकि ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, इस पे वेट ना करो, ठीक है, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। औलाद अगर छोटी है तो यार इसको क्या कर दो, ट्रस्ट के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो? 7 साल के अंदर वो मर गया, ट्रांसफर करने के बाद तो टैक्स नहीं होगा। वो भी आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नहीं होगा अगर 7 साल के अंदर अंदर मर गया, नहीं फिर तो होगा टैक्स। कितना होगा वो हम लोग अभी बाद में करेंगे डिस्कस। बहुत सारी चीजें, कई दफा बच्चों के पैदा होते ही हम लोग ट्रस्ट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उनके हम कहते हैं कि यार पोटेंशियली एग्जेम्प्ट के अंदर मसला ये है कि पोटेंशियली एग्जेम्प्ट के अंदर बाद में वो पोटेंशियली चार्जेबल भी हो सकता है। तो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर के अंदर जरा एक लिमिटेड टैक्स वाली चीज होती है, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे सारा कुछ, अभी टेंशन नहीं लेनी।
टैक्स प्लानिंग अलबत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा हमको यहाँ तक प्लान देते हैं कि आप यूके रेजिडेंट ना रहो। क्या ना रहो? यार तुम्हें यूके में रहना ही ज़रूरी है, रेजिडेंसी छोड़ दो। क्या कर दो? हाँ, बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को आप देखोगे कि वो मिडिल ईस्ट में आके सेटल हो जाते हैं। बहुत सारे ब्रिटिश लोगों को आप देखोगे कि वो कई दफ़ा अपनी जो एक्टिव रेजिडेंसी है ना वो ख़त्म कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि इतना टैक्स लगना है कि उस टैक्स का शायद हम अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना टैक्स क्यों हम लोग देते हैं। भाई हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करो, फ्री एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सारा कुछ है। वो कहते हैं भाई हम इतने अमीर लोग हैं, हम लोग मुफ्त वाली हेल्थ केयर इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हमें मारे ही नहीं खाती। बच्चे पढ़ते हैं हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, ठीक है ना, वो तो मुफ्त की एजुकेशन नहीं लेते, तो हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो रहा है टैक्स देने का? तो कई दफ़ा हम उनको फिर टैक्स प्लानिंग के मुताबिक हम उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि बेहतर है कि आप यूके रेजिडेंट ना रहें, ठीक है। अगर आपके बिजनेसेस भी ग्लोबल हैं तो फॉरगेट अबाउट द यूके रेजिडेंसी, मूव समवेयर एल्स जहाँ पर टैक्स कम हो। तो टैक्स प्लानिंग भी हम लोगों ने साथ साथ करनी है। फिर कई दफ़ा हमारे कई इस तरह के खर्चे होते हैं, क्या होते हैं? कई इस तरह के खर्चे होते हैं जिससे हमारा टैक्स कम हो जाता है, तो हम उनसे वो खर्चे करवा देते हैं। कई चीज़ें आप वो भी देखोगे। तो टैक्स प्लानिंग का एलिमेंट हमेशा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा कि टैक्स प्लानिंग का एलिमेंट सिर्फ IHT को देख के नहीं होता, सारी तरह के टैक्सेस को देख के होता है। क्योंकि एक ही शख्स के ऊपर बेटे इनकम टैक्स भी लग रहा है, IHT भी लग रहा है, CGT भी लग रहा है। आ रही है ना बात समझ? तो हम लोग सारे टैक्सेस को देख के टैक्स प्लानिंग करते हैं हमेशा। तो ये चीज जब आपको इंडिविजुअली टैक्सेस का अच्छे तरह से पता होगा तो फिर एक ही बंदे के सारे केसेस को भी आप इकट्ठा लेके चल सकोगे। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। किसी शख्स की खुदा ना खास्ता कोई उसको चोट लग गई, और चोट लगने के ऊपर चोट का एक तो ये इलाज था कि भाई हम उसको मरहम पट्टी करें, उसकी चोट फिक्स करें। खुदा ना खास्ता कोई हड्डी टूट गई उसकी हड्डी को अलाइन करके उसको जोड़ दिया, ये तो था उसका इलाज। पेन किलर्स देनी है हमने उसको। भाई अगर पेन किलर्स देनी है तो पेन किलर्स कई तरह की होती हैं। अगर फर्ज करो एनसेड्स हैं, एनसेड्स जो है उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज है तो हम उसको वो नहीं दे सकते, ठीक है। वील हैव टू थिंक ऑफ एन अल्टरनेटिव। इसी तरह एक शख्स जिसको हम लोग कह रहे हैं कि यार तुम ये वाली हरकत कर दो, ये वाला चीज़ ट्रांसफ़र कर दो, तो अगर उसको CGT पढ़ रहा हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है, IHT से तो वो बच रहा है, लेकिन उसको CGT पढ़ रहा है या उसको कोई और टैक्स पढ़ रहा है या कोई भी मसला पढ़ा है, तो वील हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग एज अ होल। टैक्स प्लानिंग के अंदर सिर्फ एक टैक्स को नहीं देखा जाता, हर तरह के टैक्सेस को देखा जाता है। हमने कई इस तरह के दोस्त देखे, शायद मैंने आप लोगों को जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पहले भी बताई हो। एक दफ़ा इंग्लैंड के अंदर मुझे एक लॉयर को जॉब देनी थी और मेरे पास बजट था तकरीबन 2 से ढाई लाख पाउंड पर ईयर का। मुझे जो मेरी कंपनी ने बजट दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि आप इस लॉयर को हायर कर सकते हो 2 से ढाई लाख पाउंड पर ईयर की सैलरी के ऊपर, और आप यकीन जानो उसने वो इनकार कर दिया। एंड आई वाज प्रिटी श्योर कि मैं आराम से इसको 170 180 के अंदर मना लूँगा। वो यकीन जानो मेरे ढाई के ऊपर भी नहीं माना, और उसने मुझे एक चीज़ कही, उसने कहा कि अगर आप मुझे 120 दे देना, ये टाइम शाइम कम कर दें आप, ठीक है ना, मैं 3 दिन काम किया करूँगा, ये किया करूँगा, वो किया, मैं 120 लूँगा। उसको बड़ा समझाया मैंने, कि यार देखो मैं ढाई तक जाने के, आई हैव द बजट, अगर आप कहोगे तो। उसने कहा कि अच्छा आपने इसकी बजाय ना मुझे शेयर ऑप्शंस दे दें। क्या दे दें? फला। एकदम मुझे हिट हुई कि मैं उस वक्त टैक्स के मुताबिक नहीं सोच रहा था। किसके मुताबिक नहीं सोच रहा था? अगर मैं उसको 1,20,000 से उस वक्त ज़्यादा देता सैलरी तो उसका टैक्स बैंड बहुत इंक्रीज हो जाता था। वो कह रहा था कि यार इसका फ़ायदा कोई नहीं, इतना तो मेरा टैक्स ही कट जाना है, तो इसकी मेहनत इतनी ज़्यादा होनी है, ठीक है। सैलरी ऑन द फेस तो आप कह रहे होगे कि मैं इसको 2.5 लाख पाउंड दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जेब में, आपको याद है ना वो टेक होम सैलरी, एक होती थी ग्रॉस सैलरी और एक होती थी नेट सैलरी या टेक होम सैलरी। वो कहे यार टेक होम तो वही रह जानी है, ले देखे, तो फिर फ़ायदा क्या है इसका इतनी मेहनत करने का। तो वहाँ पर फिर कई तरह की और ऑप्शंस होती हैं। शेयर ऑप्शंस दे सकते हो उनको, कई तरह के पेड हॉलीडेज दे सकते हो, और तरह के बेनिफिट्स दे सकते हो, पैसे ना दो वो कई इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, तो उसने यही कहा, उसने कहा जी कि आप मेरी फिर सैलरी ना रखें अगर आपने करना ही है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑप्शंस हमारे पास उस वक्त नहीं थी, तो आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन, और वो बड़ा काम का इंसान था। चलिए, तो टैक्स प्लानिंग जो है ना हर वक्त साथ साथ चलेगी। इस वक्त मैं बेटे ऑनेस्टली नहीं है मुझे आइडिया, लेकिन अराउंड 55%, ठीक है ना, अराउंड। चले जी, बहरहाल उस वक्त मेरे ख्याल में 40 समथिंग था। तो दैट इज़, सारे पे 40 नहीं लगता, स्लैब्स होते हैं, ठीक है ना। शुरू वाली कुछ जो है लिमिट 12, 12.5, 13,000 तक जो है वो तकरीबन फ्री होती है, टैक्स फ्री होती है। उसके बाद कुछ थोड़ा होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ज़्यादा होता है, और मुख्तलिफ तरह की इनकम्स में मुख्तलिफ तरह का होता है। मिसाल के तौर पे अगर उसको डिविडेंड इनकम आ रही होती है ना तो उस पर कम होना था टैक्स, सेविंग्स इनकम के ऊपर उसको कम होना था टैक्स, सैलरी पे बहुत ज़्यादा होना था, सैलरी पे बहुत ज़्यादा होना, तो इसलिए आपको प्लानिंग हर चीज़ की रखनी होती है। चले जी, तो यहाँ पर अब
थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वो कहते हैं जी मोस्ट इनहेरिटेंस टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स डेथ एस्टेट। वो कहता है जी याद रखिएगा आईएसटी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ लाइफ टाइम में भी हो सकता है, जिस तरह चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर्स थी, क्या थी, जिसको हम सीएलटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कहा था लाइफ टाइम में 3 तरह की ट्रांसफर्स हो सकती हैं, या एग्जेम्प्ट, या पोटेंशियली एग्जेम्प्ट, या चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। ये वो ट्रांसफर थी जो आप ट्रस्ट को करते हो। किसको करते हो? हाँ, अच्छा जी, फिलहाल तो हम लोगों ने ये जहन में रखा, लेकिन डेथ एस्टेट सारी पे लगता है। किस पे लगता है? तो अमूमी तौर पे हम लोगों ने देखा है कि आईएचटी ज्यादातर पेएबल होता है जिस वक्त शख्स फौत हो जाए। उसकी जितनी भी डेथ एस्टेट होती है उसकी वैल्यू के मुताबिक बेटे उसके ऊपर टैक्स लगता है। हाउएवर, if IHT only applied on death, it would be an easy tax to avoid by giving away assets immediately before death. देखो ना, अगर ये सिर्फ डेथ पे लगना होता फिर तो हमारी सिंपल सी टैक्स प्लानिंग होनी थी कि भाई जैसे ही बंदा फौत होने वाला हो, क्या होने वाला हो, हम उसी वक्त क्या करें, सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। पहले से हमने सारे स्टाम्प पेपर वगैरह कर कुर के साइन कर कुर के सब कुछ रख दिया होता, डेट अनावस डाली होती, क्या डाली होती, जैसे ही बंदे भाई फौत होने लगा 5 मिनट पहले का टाइम डाल के उसके ऊपर तो उसको पकड़ा देते, लो जी बच गया आईएचटी, सारा कुछ लाइफ टाइम में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। तो ये बड़ा इजी होना था। तो इस तरह नहीं है, टैक्स वाले भी बड़े तेज हैं। एचएमआरसी जिसके साथ आप लोगों का ताल्लुक होगा, एचएमआरसी का मतलब है हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। हमारे बचपन के अंदर ये होता था हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ तब जिंदा थी, अब वो फौत हो चुकी हैं, अब उनके नौजवान बेटे जो हैं वो इस वक्त किंग हैं। तो हिज मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स जो है ये इंग्लैंड का एफबीआर है, ठीक है, जिस तरह हमारा एफबीआर है पाकिस्तान का, ये इंग्लैंड का रेवेन्यू एंड कस्टम्स की अथॉरिटी है। तो वो भी बड़े तेज़ हैं भाई, उनको भी पता है कि लोग किस किस तरह से सोचते हैं। तो उन्होंने कहा यार अगर इस तरह से हम रख देंगे सिर्फ डेथ पे तो लोग डेथ का टाइम भी हो सकता है फेक कर लें, जी नहीं जी ये तो आज फौत ही नहीं हुए, ठीक है, फौत हुए 3-3 4-4 दिन हो जाए, हम लोग उनको कमरे में बंद रखे फ्रीजर में डाल के और लॉयर्स के साथ लगे हुए बनाने सारी की सारी स्टेट्स। तो याद रखिएगा कि डेथ स्टेट आम तौर पे ना विल के अंदर लिखी होती है। किसमें लिखी होती है? तो डेथ जो है ना, एट डेथ 2 तरह से विरासत बांटी जा सकती है। एट डेथ अगर हम लोग बात करें तो डेथ स्टेट जो है बच्चों वो 2 तरह से बांटी जा सकती है। या तो आपकी विल में लिखा होगा, विल का मतलब होता है वसीयत, ऐसे ही है, या फिर रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी होता है। ये मैं स्पेलिंग्स गलत कर रहा हूं, रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी होता है, ठीक है जी। इसको कई लोग इंटेस्टेसी भी बोलते हैं, दैट्स रॉन्ग। रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी जो है ये बेसिकली वरासत के रूल्स होते हैं। अगर आपने अपनी कोई विल नहीं छोड़ी, कोई अपनी वसीयत नहीं छोड़ी, तो फिर आपकी जो वसीयत है, वो जो डेथ स्टेट है, वो उस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसने जो रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी बताए हुए हैं, यानी कि इसके मुताबिक आपके सारे की सारी जायदाद जो है वो बांटी जाएगी, उसके मुताबिक बेटे उसको बांट दिया जाएगा। लेकिन इस बंटवारे से पहले 2 काम होंगे। पहला काम होगा कि आपकी लायबिलिटीज अदा की जाएंगी, दूसरा काम होगा कि जो बची होगी इसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर जाके बेटे ये विल के मुताबिक और रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी के मुताबिक बांटी जाएगी। चलिए जी, बहरहाल तो वो कहते हैं कि अगर तो इफ आईएचटी ओनली अप्लाइड ऑन डेथ, ठीक है जी, इफ आईएचटी ओनली अप्लाइड on death, it would be an easy tax to avoid by giving away assets immediately before death. हम लोग बिफोर डेथ सारे के सारे एसेट्स दे देते और टैक्स से बच जाते। Therefore, there are IT implications arising on some lifetime gifts as well. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, CLTs। क्या कहते हैं जी? CLTs। चलें, वो कहते हैं this chapter covers the principles that underpin IHT, deals with the way in which an individual is liable to IHT and considers the IHT payable on lifetime gifts. The detailed death estate computation is then covered along with payment dates and some basic IHT planning as well. Detailed planning बेटे आप लोग पढ़ोगे ATX में। याद रखना इस पेपर के अंदर आप लोग थोड़ी थोड़ी प्लानिंग पढ़ोगे, लेकिन प्लानिंग बहुत डीप काम है। इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग टैक्स की, इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी, लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग का इन डेप्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और मैच्योर हो जाना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पेपर में आप ज़्यादा पढ़ोगे रूल्स और रूल्स की एप्लीकेशन। प्लानिंग जो है उसकी कुछ बेसिक्स आप लोग पढ़ोगे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा ATX के अंदर।
ठीक है जी। वो कहता है दिस चैप्टर कवर्स द प्रिंसिपल्स दैट, या हाँ जी हो गया। इनहेरिटेंस टैक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड एक्सपेक्ट टू बी टेस्टेड इन दिस एरिया इन बोथ सेक्शंस ए एंड बी ऑफ योर पेपर, योर टीएक्स एग्जामिनेशन। याद रखिएगा कि वो ए एंड बी क्या थे, ए एंड बी के अंदर आपके एमसीक्यूज थे और एमटीक्यूज थे, ठीक है। ए और बी दोनों के अंदर, ए वाले सेक्शन के अंदर मैंने कहा था कि 15 एमसीक्यूज होंगे आपके 2-2 मार्क्स के, और जो एमटीक्यूज वाला सेक्शन था उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे 10-10 मार्क्स के, यानी कि वो भी बेसिकली चीज वही बन जाएगी। 3 क्वेश्चंस जो 10-10 मार्क्स के बेसिकली किस तरह से होंगे, 5-5 एमसीक्यूज ही होंगे, चीज वही बनेगी, लेकिन सिनेरियोज 3 होंगे। तो इन दोनों में ये टेस्ट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने हद तक का टेस्ट हो सकता है, अगर आप इसको देखना चाहो तो एनीवेयर बिटवीन बेटे ये 15 to 20 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है इन द पेपर, ठीक है। यहां पे वो कह रहा है इनहेरिटेंस टेक्स्ट कुड आल्सो बी द फोकस ऑफ द 10 मार्क क्वेश्चन इन सेक्शन सी। मैंने कहा था सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, 2 20-20 मार्क्स के हैं, सॉरी 15-15 मार्क्स के हैं, और एक जो है वो 10 मार्क्स का है। टोटल 40 मार्क्स का सेक्शन सी है। तो जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इनहेरिटेंस टेक्स्ट का हो सकता है। यानी कि आपकी, अगर आप नोट करो, ये कितना एक चैप्टर है पूरे पूरे आपके सिलेबस के अंदर ही, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं इसको सबसे पहले करवा रहा हूं, ठीक है। मेहनत कम है बच्चों, मार्क्स ज्यादा है, मेहनत कम है, मार्क्स ज्यादा है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये एज इट इज चैप्टर आगे एटीएक्स में भी आना है, लिहाजा आपकी आगे की भी मेहनत अभी से कम हो रही है। चलें जी, अब रूल नंबर 1 यहां पे, सॉरी सेक्शन नंबर 1, यहां पे वो आपको कुछ बेसिक किस्म की चीजें बता रहा है जो मैंने बातों बातों में भी आपको बताई है। वो कहता है जी इनहेरिटेंस टैक्स कब चार्ज होता है, ये चार्ज होता है ऑन अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पर। किस पर? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे अब्बू की एक ज़मीन थी या किसी भी शख्स की एक ज़मीन थी, और उसने कहा कि यार ज़मीन जो है ना, ज़मीन के ऊपर से थोड़ी सी मट्टी उठा कर दे देना मेरे बेटे नंबर 1 को, और बाकी की ज़मीन उठा के दे देना बेटे नंबर 2 को। तो हमें यहाँ पर दोनों की ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले मिट्टी दी, तो हम देखेंगे मिट्टी को उठा के देने से, एक बोरी मिट्टी को उठा के देने से जो बाकी की प्रॉपर्टी थी उसकी कमी कोई हुई? अगर उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं हुई, जो कि अपेरेंटली मेरा नहीं ख्याल की होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं हुई। तो जब वैल्यू ट्रांसफर नहीं हुई तो इस पर टैक्स भी नहीं होगा। ये तो बस ऐसे ही था जिस तरह अब्बू ने बरकतें ही खाली ट्रांसफर की हैं। अगर देखो, हाँ यही समझ सकते हैं, मैंने जमीन तो बेटे तुझे दी है, ठीक है ना, कढ़ाई में भर के, बाकी जमीन जो है वो भाई के वो खुद ही उठा ले, तुझे तो मैंने पैक करवा के दी है। तो ट्रांसफर नहीं हुई कोई वैल्यू, तो अगर ट्रांसफर नहीं हुई वैल्यू, इस पर टैक्स भी क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। सेकंड चीज, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ जो कि एग्जेम्प्ट भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल वैसे आपको दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पे कोई एक मुल्क ये रूल निकाल देता है कि फलाने, अगर आप सेविंग सर्टिफिकेट्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर फलाने सेविंग सर्टिफिकेट्स आप देते हैं इनहेरिटेंस में किसी को, तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। अगर कोई असूल इस तरह का निकल आता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर भी की तो वैल्यू तो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये चार्जेबल प्रॉपर्टी नहीं थी। क्या नहीं थी? ये भी, इस पर भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। चले जी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हुई है, हुई भी ऐसी प्रॉपर्टी की है जो कि वैल्यू रखती थी, लेकिन ऐसे शख्स को ही है जिसमें टैक्स लगता ही नहीं है, वो चार्जेबल पर्सन ही नहीं है, तब भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। लिहाजा वो कहते हैं चार्ज टू इनहेरिटेंस टैक्स अराइजेज। अच्छा, टैक्स चार्ज हो गया, टैक्स चार्ज कब होगा? तो 3 टाइम्स हैं। पहला टाइम है या तो अगर वो शख्स फौत हो गया, मैं इसको लेके चला जाता हूं एंड पे, डेथ के ऊपर सीधा ये भाई आ जाता है, बड़ा सैडिस्टिक है। हम कहते हैं नहीं भाई, पहले जरा लाइफ टाइम की बात कर लो। तो पहली बात तो ये कि भाई लाइफ टाइम में हमने कहा था कि अगर कोई इस तरह का वो चीज ट्रांसफर करता है किसी शख्स को, ट्रस्ट को, किसको? ट्रस्ट को, जब भी आप कोई चीज ट्रांसफर करोगे उस पर आपको लाइफ टाइम टैक्स चार्ज होगा। उसको हम कहते हैं CLT। क्या कहते हैं? अगर आप किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट दोगे, क्या दोगे? इंडिविजुअल को गिफ्ट दोगे, तो उस पर पोटेंशियली एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? आप इसको पोटेंशियली चार्जेबल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको पोटेंशियली एग्जेम्प्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिर्फ एक चीज, पोटेंशियली एग्जेम्प्ट करते हैं। और अगर लाइफ खत्म हो गई, अब जो बच गया उसके ऊपर क्या होगा? डेथ टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, तो ट्रस्ट को ट्रांसफर किया तो CLT लगेगा,
किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफर किया तो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट होगा, अगर 7 साल के अंदर फौत नहीं हुआ तो फिर भाई एग्जेम्प्ट है, अगर 7 साल के अंदर फौत हो गया तो फिर चार्जेबल होगा। किस तरह से चार्जेबल होगा हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर लाइफ टाइम में ट्रांसफर नहीं किया तो फिर जो बच गया वो डेथ पे या तो विल के जरिए से ट्रांसफर होगा या रूल्स ऑफ इंटेस्टेसी के जरिए से ट्रांसफर होगा। और जिस तरह मर्जी ट्रांसफर हो, पहले उसमें से लाइबिलिटीज जाएंगी, फिर उसके ऊपर से टैक्स जाएगा, क्या जाएगा, फिर जाके बेटा ट्रांसफर होगा। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? जी जी, टेंशन नहीं लेनी, किताब इसकी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी परेशान ना हो, ये कुछ भी नहीं है, इससे 3 गुना बड़ी आपकी ATX की बुक है। मजा आएगा, कर लेना, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल परेशानी का सफ़े नहीं गिरते, सफ़े नहीं गिरते। अपना सफ़र जो है ना, उसकी अगर आप किलोमीटर गिनना शुरू कर दो ना, सफ़र ख़त्म नहीं होगा। इन्जॉय करो सफ़र को, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और ये इन्जॉयबल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको माइलस्टोन करा रहा हूँ ना, ये थोड़ी मेहनत है और मार्क्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत स्मार्टली लेके चलना है। हमने हमेशा अपने पहले मार्क्स सिक्योर करने, ठीक है। चलें, बहरहाल यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रख लो, बार 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 उसने वर्ड इस्तेमाल किया गिफ्ट का। किसका? गिफ्ट। गिफ्ट बेचने की बात नहीं हो रही बेटे। अगर लाइफ टाइम में मेरे वाले साहब मुझे कोई चीज बेचते हैं, क्या करते हैं, तो ये मैंने विरासत में हासिल नहीं की है, तो मैंने खरीद के हासिल की है। क्या करके हासिल की है? बोलो भाई। मैं अपने वाले साहब से उनकी एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ में खरीद लेता हूं, तो ये मुझे विरासत में तो नहीं मिली, ये तो मैंने परचेज किया। अगर मैं बाहर से भी जाके परचेज करता हूं, वो भी परचेज हो जाती है, मैंने वाले साहब से परचेज कर लिया। अब वाले साहब के पास वो 10 करोड़ हैं जो मैंने उनको दिए हैं। अब वो अगर उस 10 करोड़ में से मुझे कोई पैसे दे देते हैं, ये गिफ्ट है। क्या है? ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट है। क्या है? और पोटेंशियली एग्जेम्प्ट तब तक है अगर 7 इयर्स तक वो हयात रहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर वो मुझे देते हैं, वो ट्रस्ट के जरिए से, किसके जरिए से दे रहे हैं, बेच नहीं रहे कुछ, उसके बदले में मेरे से नहीं कुछ ले रहे, तो फिर ये गिफ्ट है। लेकिन ये चार्जेबल गिफ्ट है। क्या है? क्योंकि ये CLT है, ये ट्रस्ट के जरिए से आ रहे हैं। चलें जी, ये चीज़ आपकी हो गई। मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग कल इंशाल्लाह जो है ना, डिमिनिशन ऑफ वैल्यू और सारी की सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सॉफ्ट फॉर्म में बुक है ना, उसको थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। जो ओवरऑल मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया है ना, आप लोगों को ये पढ़ के बड़े आराम से समझ आना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको समझाए हैं, इंशाल्लाह क्लास के अंदर फिर हम इसको प्रैक्टिस के साथ करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।